कक्षा 8 विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक हिंदी पाठशाला में पाठ संख्या 16 तक समझा दिए हैं। प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं, सारांश भी समझा दिए हैं। आज पाठ संख्या 17 ठेले पर हिमालय शीर्षक, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, समझाना है। इसका सारांश पहले समझाना है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती लेखक हैं। वह अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ वहाँ खड़े थे पान की दुकान पर। तो ठेले पर बर्फ की उजली शिला जिसमें से भाप निकल रही थी, उसको देखकर लेखक के मन में आया जो ठेले पर हिमालय, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में, लेखक के मन में यह शीर्षक बैठ गया। अपने मित्र के साथ लेखक कसौनी गए थे यही बर्फ देखने के लिए। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजखाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कसौनी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप रास्ता था। टेढ़े मेढ़े रास्ते में बस से यात्रा कर रहे थे लेखक अपने मित्र के साथ, और लोग भी थे। लेकिन ड्राइवर इतना लापरवाह था जो सबका चेहरा पीला पड़ गया था। दो घंटे रास्ते बाकी ही था, सब उतर गए। यही दो बच गए, ये दो भी वहीं उतर गए। कुछ देर के बाद एक बस आई जिसमें से शुक्ल जी एक आदमी के सेन साहब के साथ उतरे। तो इनकी सारी सुस्ती और थकान दूर हो गई। शुक्ल जी के साथ जो नई मूर्ति, नई व्यक्ति थे सेन साहब, वो शरीर से दुबले पतले, सांवला, दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ थर्मस या कैमरा या बाइकुलर था। ये सब देख रहे थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी किनारे छोटे छोटे सुंदर गांव देखने लगे। इतना देर लग रहा था कहाँ जा रहे हैं। ये उजरा हुआ स्थान लेखक को नहीं भाया। लेकिन कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे गांव और हरे मखमली खेत। कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। छोटे छोटे पहाड़ी निर्जन चीर के जंगलों से गुजरती थी। कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क थी। रास्ता सुहावना था। उसका थकावट लेखक का सब दूर हो गया। कोसी से 18 मील चले आए कसौनी सिर्फ 6 मील अब बाकी है। कहा जाता है अतुलित सौंदर्य व जादू तो कसौनी के बारे में सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कसौनी ने अधिक मोह लिया है। गांधी जी ने यही अनासक्त योग लिखा था और कहा था स्विट्जरलैंड का आवास कसौनी में ही होता है। नदी, घाटी, खेत, गांव सभी सुंदर थे। सोमेश्वर की घाटी में वहाँ पर जब उत्तर में जो ऊंची पर्वत वाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कसौनी बसा हुआ है। यहाँ की जब घाटी को लेखक ने देखा तो सौंदर्य बिखरा हुआ था। कसौनी का पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह तो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपी रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो पास करते हैं।
यानी बहुत सुंदर दृश्य उस घाटी का था, जैसे मखमली चादर बिछा दी गई हो। यानी इस जगह पर लगा कि धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए इस धरती पर। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, जहाँ खेत और नदियाँ और वनों के क्षितिज धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते हैं। कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद है, न रुपाला है, न हल्का नीला है। तो बाद में अकस्मात बिजली सी मन में कौधा, इसी कत्यूर घाटी के पार नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांप लिया है, वही रंग दिख रहा है। पर उस एक क्षण में हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। अब हम आकुल हो उठे, अभी बादल ही छट जाएंगे और हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। वहाँ पर जाकर सामान रख दिए। वहाँ के लोग कहने लगे 14 दिन से टूरिस्ट लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, बर्फ़ नहीं दिखी, लेकिन आज आपके आते ही बर्फ़ गिरने लगी है। सामान रख दिया। पर मैं, मेरी पत्नी सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने बरामदे में बैठे रहे और एक टक से बर्फ़ को देखते रहे। बाईं ओर शुरू हुई, दाईं ओर गाढ़े शून्य धंसती जा रही थी। हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, यानी यहाँ का वातावरण इतना सौंदर्य बिखेर रहा था जो मन को मोह लिया। पुराने साधकों ने दाहिक दैविक भौतिक कष्टों को ताप कहा था। उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह मालूम हुआ। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दूर ग्लेशियर, ढाल, घाटियों की क्षीण आभास मिलने लगा था। सूरज डूबने लगा था। धीरे धीरे ग्लेशियरों की पिघली केसर बहने लगी। ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा था। हम लोग हाथ मुंह धोकर चाय पीने लगे। लेखक का कहना है थोड़ी देर में चांद निकला, लगा जैसे हिम सो रहा है। थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। बहुत ही सुंदर दृश्य था। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खींच रहा है। कुंठित लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन साहब रविंद्र की पंक्तियाँ गुनगुनाने लगे और कहने लगे, भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक हैं। यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में है। हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती थी। गोमती की उज्ज्वल धारा हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है। कल ठेले की बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह अस्मृत में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। यानी वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तुलसी ने कहा था, कब को हाँ यही रहनी रहोगी। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाई पर। और मन में आता है कि हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूं। नहीं बंधु, जाऊंगा मैं, फिर लौटकर वहीं जाऊंगा। इन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है। यही मेरा मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं, यही
लेखक का इस पाठ में कहना है, यही इसका सारांश है। अगले दिन क्वेश्चन आंसर समझाएंगे।